नेक्स्ट हम देखते हैं वीबीटी के बाद सीएफटी। सिमिलर है वीबीटी और सीएफटी, थोड़ा सा डिफरेंस है वीबीटी और सीएफटी में। कुछ चीजें जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था वो आकर के सीएफटी हमको एक्सप्लेन करेगा। हाँ, और कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में कि किसमें वीबीटी एक्सप्लेन करना है, किसमें सीएफटी लगाना है। हाँ, वैसे एग्जामिनर जनरली जो है तुम्हें क्वेश्चन जो है कह करके देगा कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी या अकॉर्डिंग टू सीएफटी। अगर नहीं दिया है फिर क्या यूज करेंगे वो बताऊंगा आगे। ओके, तो चलिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी क्या होता है? सीएफटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दो टाइप के, जनरली तुम्हारे सिलेबस में दो ही टाइप का कॉम्प्लेक्स है। वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल इनर होगा या आउटर होगा, डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे। और एक दूसरा क्या है? टेट्रा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबल है, एक टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज CFT। in octahedral complex ligand approach toward the metal along the axis। along the axis पे जब जो है ligand approach करता है तो EG orbital more repel करके टूट जाता है, more repel by the ligand and therefore energy increases by 3/5 del O। मान के चलो ये तुम्हारा जो है कंपाउंड था। बीबीटी में हम क्या करते थे? बीबीटी में एज इट इज इसको ब्रेक नहीं करते थे अलग अलग ऑर्बिटल में, एज इट इज रहता था, इसी में इलेक्ट्रॉन फिल करते। बट सीएफटी में ऐसा नहीं करेंगे। सीएफटी में क्या होता है? ये जो ऑर्बिटल होता है वो टूटता है किसमें? टू पार्ट में। एक जो है, एक की एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, किसकी? ईजी ऑर्बिटल। ये क्या है? दिस इज ईजी ऑर्बिटल। हाँ, और एक की एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी ज्यादा होती है, कितने से ज्यादा होती है? 3/5 डेल ओ से। और इसको क्या सकते हैं? प्लस 0.6 डेल ओ। हाँ, डेल ओ क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं? दिस ऑर्बिटल इज T2G। ये कौन सा ऑर्बिटल है? T2G ऑर्बिटल। अब T2G ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कितने से? -2/5 डेल ओ से। या और क्या कह सकते हैं इसको? -0.4 डेल ओ। व्हाट इज डेल ओ? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हाँ, अब इसकी एनर्जी कम हो जाती है, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो डिपेंड करेगा कि किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें या इसमें, वो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन जो है कब किस में जाएगा ना। तो अगर मान के चलो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर लिगेंड अपना क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में हमारा क्या होता है? ये तो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, दोनों के केस में ये ब्रेक होगा। इसमें इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी T2G और EG में। लेकिन स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है? डेल ओ स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा होता है, किससे? पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर करने से ज्यादा होता है। हाँ, सो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन इंटर इन T2G। अगर पेयर डेल ओ की वैल्यू ज्यादा है तो वो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा? T2G में ही, मतलब EG में नहीं जाएगा। एंड कंपैरिजन एंड कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑक्टाहेड्रल। और इस केस में कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? इनर ऑक्टाहेड्रल। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये तुम्हारा डी ऑर्बिटल है। हाँ, डी ऑर्बिटल, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसमें आ रहा है तो ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा EG और T2G में। EG और T2G में। हाँ, तो इस केस में मान के चलो इसकी एनर्जी कुछ ये थी, अब इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? +3/5 डेल ओ। और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसकी एनर्जी -2/5 डेल ओ। हाँ, ये क्या है? इस केस में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा? डेल ओ जो अपना आएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये ज्यादा आता है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। हाँ, लेकिन यही देखेंगे अपन वीक फील्ड लिगेंड। अगर हम वीक फील्ड लिगेंड देखेंगे, इफ फॉर एग्जांपल एनी वीक लिगेंड कम, देन इस केस में भी ब्रेक होता है, किसमें? T2G और EG में। लेकिन इस केस बीच में जो डेल ओ कम होता है, डेल ओ की वैल्यू क्या होती है? कम। ये क्या है? T2G, दिस इज T2G एंड दिस इज EG। अब क्या होता है कि इसके बीच में जो है, इसके भी बीच में क्या होगा? ये 3/5 डेल ओ और ये -2/5 डेल ओ। हाँ, और ये क्या है? डेल ओ। हाँ, और इसके भी केस में क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर होगा, पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इस केस में क्या होता है? डेल ओ अगर ग्रेटर है तो मान के चलो, यहाँ पे मान के चलो हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। हाँ, और यहाँ पे भी सॉरी +2 है आयरन का, तो यहाँ पे -4, मतलब आयरन का, आयरन यहाँ पे भी किस स्टेज में है? +2 में। ऑक्सीडेशन स्टेज निकाल लेना, +2 आएगा। हाँ, तो अगर +2 में है तो आयरन में जो है इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? D6। +2 में मतलब 4s2 3d6 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा इससे, तो D6 बचेगा। यहाँ पे भी क्या बचेगा? D
6। हाँ, अब यहाँ पे देखो इस D6 इलेक्ट्रॉन को इसमें पुट करते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या पेयरिंग होगा, डिपेंड करता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये वाला एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, मतलब डेल्टा वो बहुत ज्यादा, इसलिए जो ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है, नीचे ही रहता है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा, फिफ्थ भी यहीं पे आएगा, सिक्स्थ भी यहीं पे आएगा। हाँ, इसके बाद जब ये कंप्लीट होगा तब ऊपर जाएगा। पेयर सारे के सारे पेयर होंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है इसलिए पहले पेयर होगा, जहां एनर्जी कम होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। हाँ, अब इस केस में देखो वीक है, वीक में क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। इस केस में डेल ओ की वैल्यू कम है, डेल ओ कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, तो इसलिए पेयरिंग एनर्जी पेयर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ और यहाँ। हाँ, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इस केस में क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा कि सेवंथ इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा ईजी में, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में फोर्थ इलेक्ट्रॉन ही इंटर करेगा इजी में। हाँ, तो अब इसका जो है यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। याद रखना कि जब भी अगर हमको दे रखा है स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड, यहाँ पे जो है इसका इलेक्ट्रॉन उठा करके यहाँ पे पेयरिंग नहीं करना है। T2G का T2G में पेयरिंग नहीं करेगा ये इजी, ये वाला सॉरी लिगेंड, और यहाँ पे इजी और इजी में लिगेंड जो है पेयरिंग नहीं करवाएगा। ये क्या करवाएगा, स्ट्रॉन्ग और वीक, यहाँ पे स्प्लिटिंग को कम या ज्यादा करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, ये इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, ऑक्टाहेड्रल 6 है। यहाँ पे देखो डी, इनर डी कोई खाली है नहीं, खाली है, मतलब आउटर डी में बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा इसका, sp3d2, बाहर वाले डी में जो है 4d में जो है इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर ऐसा है तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल, आउटर ऑक्टाहेड्रल। और स्पिन हाई स्पिन या लो स्पिन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर है, क्या हो जाएगा, हाई स्पिन। क्या हो जाएगा, हाई स्पिन। हाँ, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कैसा आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और कलर हो गया कलरलेस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब कलर। हाँ, सिमिलरली अगर इसमें देखेंगे तो क्या आएगा, इसका जो है यहाँ पे देखो डी खाली है ना, तो इनर डी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कैसा आ जाएगा, sp3d2। हाँ, और कॉम्प्लेक्स जो है इनर ऑक्टाहेड्रल या आउटर ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑक्टाहेड्रल कैसा बनेगा, इनर ऑक्टाहेड्रल। हाँ, हाई स्पिन या लो स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए क्या होगा, ये लो स्पिन, लो स्पिन। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। कलर या कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस। ओके, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो सेवंथ इलेक्ट्रॉन इंटर होगा ईजी में, वीक फील्ड लिगेंड है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा इंटर ईजी में, ये याद रखना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बस यही करना है, क्या करना है कि कोई भी ऑर्बिटल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, T2G और EG में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। VVT में डायरेक्टली इसमें ही इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, CFT में इस 5 ऑर्बिटल को ब्रेक कर देते हैं T2G और EG में, फिर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। ओके, और क्या है देखो, इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड सेवंथ इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी मैंने समझाया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, सेवंथ इलेक्ट्रॉन इंटर होगा EG में, बट इन वीक लिगेंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन ही इंटर करता है EG में। हाँ, अब मान लो फॉर एग्जांपल D8, D9, D10 है, मतलब D ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉम्प्लेक्स आर आउटर ऑक्टाहेड्रल इन स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड। फिर इसमें फर्क नहीं पड़ेगा कि वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज एंड ऑलवेज कैसा बनेगा, आउटर बनेगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल बनेगा। फॉर एग्जांपल NiH2O होल 6 है, यहाँ पे भी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पे वीक लिगेंड है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हाँ, ये वीक लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो D6, D8, D9, D10 में फर्क नहीं पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ऑलवेज एंड ऑलवेज कैसा बनेगा, आउटर बनेगा। फॉर एग्जांपल करके देखते हैं, यहाँ पे Ni का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, मतलब यहाँ पे D8 आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब 8 इलेक्ट्रॉन को, ये 5 इलेक्ट्रॉन को क्या करना, 5 ऑर्बिटल को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करते हैं। CFT में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, किसमें, T2G और EG में। दिस इज T2G एंड दिस इज EG, ठीक है। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, वीक लिगेंड है इसलिए चौथा यहाँ पे आएगा, पांचवा यहाँ पे, सिक्स्थ यहाँ पे,
7th यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे आया। अब देखो इनर वाला डी खाली है, नहीं खाली है, ये इसको पेयरिंग वायरिंग नहीं करवाता, खाली नहीं है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनेगा, आउटर वाला बनेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा, sp3d2, हाँ मतलब आउटर ऑक्टाहेड्रल। सिमिलरली इसके केस में भी देखेंगे NiS3 होल 6+2 में, तो इसका भी क्या होगा, 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ये भी ब्रेक होगा किसमें, T2EG और T2G में, हाँ इसमें ब्रेक होगा, दिस इज T2G एंड दिस इज EG, हाँ T2G और EG में। अब इसमें भी क्या होगा, D8 इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन को अपन पुट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पे आएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन और 7 और 8, हाँ तो यहाँ पे भी ये खाली नहीं है, इनर वाला d ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए आउटर बनेगा, क्या बनेगा, sp3d2। तो 8 रहे या 9 रहे या 10 रहे, अब बोलोगे तुम्हें स्ट्रॉन्ग है, इसको पेयरिंग करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पेयरिंग इन बिटवीन द ऑर्बिटल नहीं होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये है कि ऑर्बिटल दूर कितना जा रहा है टूट करके, T2G और EG में, हाँ ये पेयरिंग नहीं होगा, ये अनपेयर्ड ही रहेगा। तो और VBT से अगर इसको करने लग गए तो ये डायमैग्नेटिक बताएगा, क्योंकि पेयरिंग कर देगा, इसलिए बेस्ट वे क्या है, CFT भी बताऊंगा, बेस्ट वे कहाँ पे जो है CFT यूज करना, कहाँ पे VBT। ओके तो समझ में आया, दोनों केस में स्ट्रॉन्ग है या वीक है, दोनों केस में कैसा बन रहा है, आउटर बन रहा है। ओके नेक्स्ट, अगर D1 D2 D3 कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग और वीक कुछ भी रहेगा, कैसा बनेगा, इनर ऑक्टाहेड्रल बनेगा, कैसा बनेगा, अगर D1 D2, अगर D में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वीक रहे या स्ट्रॉन्ग रहे फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज एंड ऑलवेज कैसा बनेगा, इनर ऑक्टाहेड्रल। ओके फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, ये क्रोमियम का जो है वीक लिगेंड के साथ है, ये क्रोमियम NH3 के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, तो दोनों को करके देखते हैं। तो चलिए इसको हम देखेंगे करके, क्रोमियम कितना है, +3 में कितना होता है क्रोमियम का, किस में जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, D3, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 D से 1 S से, तो D3 ही बचेगा। अब इस D3 को अपन पुट करते हैं CFT के अकॉर्डिंग, इसको ब्रेक करेंगे किसमें, 2 पार्ट में, वन इज EG, अदर इज T2G। T2G में ये क्या है, T2G, और ये क्या है, EG। अब 3 इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, अभी भी देखो ये 2 ऑर्बिटल तो खाली है ना, तो इनर में जाएगा 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर या तो sp3d2 या d2sp3 होगा, तो इनर वाला अंदर वाला d खाली है ना, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, d2sp3, d2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल। हाँ या स्ट्रॉन्ग के साथ भी है तो देखो, क्योंकि 3 है तो ऊपर जाएगा नहीं, चौथा रहेगा, चौथा के बाद ऊपर नीचे जाएगा, वो डिसाइड होगा ना, 3 तक तो नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पे भी जो है क्रोमियम का क्या आएगा, D3, और D3 को पुट करेंगे 5 ऑर्बिटल को ब्रेक करेंगे किसमें, EG में और T2G में। तो कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, फोर्थ रहता तब यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, डिसाइड करते। अभी भी देखो ये वाला खाली है ना, खाली है मतलब इसका इनर बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, D2sp3। तो अगर D में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज इनर बनेगा, फर्क नहीं पड़ता स्ट्रॉन्ग है लिगेंड या वीक है लिगेंड। अगर हमारा D में इलेक्ट्रॉन 8 9 या 10 है तो उस केस में फर्क नहीं पड़ता स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ऑलवेज आउटर बनेगा। ओके इस केस में इनर, D8 D9 D10 में आउटर। ओके चलिए अब देखते हैं, अगर हमारा D4 D5 D6 है तो इसमें हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो है मेन यूज होता है D4 D5 D6 में। D4 D5 6 में क्या होगा, अगर हमारा इफ डेल ओ मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस में इनर बनेगा, अगर वीक है तो उस केस में आउटर बनेगा। हाँ तो अगर डेल ओ ग्रेटर है पेयरिंग एनर्जी से या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हम कह सकते हैं, तो उसमें अगर D4 है तो T2G में ही 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पेयरिंग होगा यहीं पे, ऊपर नहीं जाएगा, EG में 0 जाएगा। हाँ और 5 है तो 5 में भी अगर मान के चलो 5 d ऑर्बिटल है, 5 d ऑर्बिटल टूटेगा किसमें, EG में और T2G में। T2G में तो यहाँ पे मान के चलो अगर 4th इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, 4th इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा ना,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 7th इलेक्ट्रॉन ईजी में जाता, अगर 5th है तो 5th भी यहीं पे जाएगा, 6 है तो 6 भी यहीं पे जाएगा, अगर 7 है तब यहाँ पे एक जाएगा। हाँ, तो 5 में भी क्या रहेगा, 5 के 5 ईजी में रहेगा, सारे ईजी, 6 तक ईजी में रहेगा, 7th अगर आ गया, 7th आ गया तो एक ईजी में चला जाएगा और 6 T2G में रहेगा। ओके, क्योंकि T2G में मैक्सिमम 6 ही जा सकता है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल होता है T2G में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अब मान लो कि अगर डेल ओ की वैल्यू कम है या वीक लिगेंड है, तो उस केस में हमारा 4th इलेक्ट्रॉन ही ईजी में चला जाता है ना। तो अब मान के चलो ये अगर वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड में 4th इलेक्ट्रॉन ही इंटर होता है किसमें, ईजी में। तो मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ईजी में। 5th इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे जाएगा, ईजी में। 6 फिर से T2G में जाएगा, 6 फिर से T2G में। हाँ, तो हमको अगर 4 को करना है तो 3 ईजी में, 3 T2G में, 1 ईजी में, 3 T2G में और 2 ईजी में, फिर से ईजी T2G में जो है पेयरिंग होगा, 4 T2G में, 2 ईजी में, 5 T2G में और 2 ईजी में, अगर 7 करना है। ओके, अब देखो मान लो एग्जाम में ज्यादातर जो है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में जनरली जो है तुमको बता देगा कि अकॉर्डिंग टू वीवीटी इसका हाइब्रिडाइजेशन शेप वगैरह निकालो, या अकॉर्डिंग टू सीएफटी इसका हाइब्रिडाइजेशन शेप स्पिन वगैरह बताओ। लेकिन कुछ एग्जाम में अगर नहीं बताता है कि हमको वीवीटी लगाना या सीएफटी, हम क्या लगाएंगे वो देखते हैं। या ज्यादातर अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उस केस में बताएगा नहीं तुमको कि वीवीटी लगाना है सीएफटी, तुमको डायरेक्टली 4 ऑप्शन में एक जो है ढूंढना है। तो कैसे हमको पता करना है कि किस क्वेश्चन में वीवीटी लगाएंगे, किस क्वेश्चन में सीएफटी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आर 6, बेस्ट वे सीएफटी लगाओ, सीएफटी लगाओ, इस तरह से T2G और ईजी में तोड़ दो। हाँ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बेस्ट वे वीवीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाओ। ओके, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बेस्ट वे सीएफटी, सीएफटी से क्वेश्चन करो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बेस्ट वे वीवीटी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डेल ओ। डेल ओ को कौन कौन सा फैक्टर, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, व्हाट इज डेल ओ, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। हाँ हाँ, तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल ओ को जो है कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करता है। तो डेल ओ प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डेल ओ की वैल्यू आएगी। और डेल ओ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मान के चलो आयरन जो है फ्लोरीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक सीएन के साथ बना रहा है, तो किस केस में डेल ओ ज्यादा आएगा, सीएन के केस में। हाँ, अभी पढ़ा था ना डेल ओ ग्रेटर फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है। अब ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है टेट्राहेड्रल से। फॉर एग्जांपल NiCl6 है और NiCl4 है, NiCl6 है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे टेट्राहेड्रल आएगा। हाँ, तो ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा आती है टेट्राहेड्रल से। कितना ज्यादा है वो होता है, तो 9/4 टाइम्स जो है ऑक्टाहेड्रल का ज्यादा होता है। तो डेल्टा टेट्राहेड्रल जो होता है वो कितना होता है, 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी के बराबर होता है। हाँ, तो ऑलवेज याद क्या रखना है, ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो हमने वीवीटी में एक चीज लिखाया था, एक स्टेटमेंट लिखाया था कि पीडी एंड पीटी का मेंबर जो है ऑलवेज इनर होता है, वहां पे उसका रीजन नहीं बताया था, रीजन यहाँ पे है। हाँ, कि क्यों पीडी एंड पीटी या 4D या 5D, जरूरी नहीं पीडी पीटी, 4D एंड 5D का सारा मेंबर जो है इनर, और जो है इनर रहता है, इनर ऑर्बिटल का और डायमैग्नेटिक होता है। क्यों, तो सीरीज यहाँ पे देखते हैं उसका रीजन कि डेल ओ इंक्रीज 50% फ्रॉम 3D टू 4D, मतलब डेल ओ इंक्रीज हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इंक्रीज हो जाता है 3D से 4D में कितना 50%, और फिर 4D से 5D जाते हैं और 50% इंक्रीज हो जाता है, मतलब एनर्जी इंक्रीज। इसलिए क्या होता है कि पेयरिंग नहीं हो, पेयरिंग होता है पहले, बाद में क्या होता है, ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता है। देयरफॉर ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ पीडी एंड पीटी आर इनर एंड डायमैग्नेटिक। क्या याद रखना है कि डेल ओ इंक्रीज हो जाता है 3D से, अगर हम 4D जाते हैं तो कितना से 50% से, फिर 4D से 5D जाते हैं तो और 50% इंक्रीज हो जाता है। इसलिए उस केस में ऑलवेज 4D एंड 5D का मेंबर क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, और डायमैग्नेटिक होता है। मान के चलो Ni है, Ni वीक लिगेंड के साथ, वीक लिगेंड के साथ इसका जो है क्या होगा, इनर बनाएगा, आउटर, आउटर बनाएगा, बिकॉज ये 3D का मेंबर है, 3D में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कैसा आएगा sp3। लेकिन ये वीक लिगेंड ही है, पीडी के साथ आ गया, तो यहाँ पे जो है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इंक्रीज हो जाता है,
इसलिए यहाँ पे क्या आएगा DsP2। हाँ, यहाँ पे DsP2 इनर बनाएगा, यहाँ पे Pt और इंक्रीज होगा तो ये भी DsP2 ही आएगा। ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ Pd एंड Pt आर इनर एंड डायामैग्नेटिक। ओके, और Ni का जो है निकालना पड़ेगा वीक और स्ट्रॉन्ग की हेल्प से, तो यहाँ पे वीक है तो sp3 आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाँ, या ऐसे भी कह सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी कह सकते हो इसको। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ डेल्टा ओ इन इंक्रीजिंग डेल ओ। हाँ, डेल ओ का जो है इंक्रीजिंग डेल ओ के अकॉर्डिंग जो है सारे लिगेंड को अरेंज कर दिया है। तो सबसे कम डेल ओ किसकी होती है? I माइनस की, उसके बाद Br माइनस की, उसके बाद HCl माइनस की, उसके बाद Cl माइनस की, उसके बाद F माइनस, OH माइनस, C2O4 माइनस 2, H2O, HCl माइनस, NH3, PyEn, NO2 माइनस, Cn माइनस एंड CO। सबसे ज्यादा CO की होती है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसके ही अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या कौन लेस स्ट्रॉन्गर है। हाँ, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है, या किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है, किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका कम है। तो चलो ये क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन। हाँ, डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ से सबसे कम वेवलेंथ की तरफ जाना है। हाँ, तो हमने पढ़ा है E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, मतलब एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा का। हाँ, तो किसकी लेमडा ज्यादा होगा? लेमडा इंक्रीज होगा जिसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा। जिसकी एनर्जी कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो इन सब केस में देखो, इनका जो है अभी हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था, उसमें ये इन तीनों में सबसे पहले कौन आता था? सबसे कम एनर्जी किसकी थी? H2O की, उसके बाद NH3, NO2 का सबसे ज्यादा था। इन तीनों के केस में सबसे ज्यादा NO2 का। तो एनर्जी का ऑर्डर तो सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका है, लेकिन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा की। तो लेमडा का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। हाँ, लेमडा का ऑर्डर ये है। अगर एनर्जी का ऑर्डर पूछता तो उल्टा हो जाता। ओके, नेक्स्ट, इन विच केस कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ डेल ओ मैक्सिमम, किसमें वैल्यू ऑफ डेल ओ मैक्सिमम होगा? जिसका जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे हाईएस्ट होगा वो उसका सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा इसमें क्या आता है? वाटर, C2O4, ये दोनों तो वीक आता है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग में भी ये इसका सबसे ज्यादा आता है Cl माइनस, CO से ही बस कम होता है, बाकी सबसे ज्यादा होता है Cl माइनस का। ओके, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4th। नेक्स्ट देखेंगे क्रिस्टल फील्ड इन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल में तो हमने देख लिया। ज्यादातर अगर तुमको क्वेश्चन पूछा है तो टेट्राहेड्रल वाले में कभी भी जो है CFT नहीं लगाओ, VBT से सॉल्व कर लो। लेकिन फिर भी अगर पूछते क्वेश्चन तो कैसे जो है करेंगे, देखो। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन इज इनवर्टेड बिकॉज लिगेंड अप्रोच टुवर्ड द मेटल इन बिटवीन द एक्सिस। ऑन एक्सिस पे आता है ऑक्टाहेड्रल में, इन बिटवीन एक्सिस आता है किसमें? टेट्राहेड्रल में। हाँ, सो T2G ऑर्बिटल आर मोर रिपेल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था? EG ऑर्बिटल मोर रिपेल होता था, यहाँ पे T2G मोर रिपेल होगा। अगर T2G मोर रिपेल होगा तो T2G ऊपर जाएगा, EG नीचे जाएगा। हाँ, तो इसका ये कितने से जाता है? 2/5 डेल्टा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। तो T2G इस बार ऊपर गया है, EG नीचे गया है। EG का एनर्जी कितना? -3/5 डेल्टा टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। अब डेल्टा टेट्राहेड्रल अभी बताया था 4/9 डेल्टा O के बराबर होता है। बस इतना याद रखना कि इसमें उल्टा होता है ऑक्टाहेड्रल से। T2G इसमें ऊपर जाता है, इसमें टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में, और ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? EG ऊपर जाता है, T2G नीचे जाता है। इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो VBT से करना, VBT से करना टेट्राहेड्रल वाला। हाँ, फिर भी यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, जो भी इलेक्ट्रॉन दिया है इसमें फिल कर सकते। ओके, अगर हम स्क्वायर प्लेनर में देखें, CFT इन स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर क्या होता है कि एज इट इज ये जो है इसी की तरफ जो है टूटता है, किसकी तरफ? ऑक्टाहेड्रल की तरफ। यहाँ पे EG और यहाँ पे T2G, EG और T2G। लेकिन ये T2G फिर से ब्रेक हो जाता है। T2G में कौन कौन ऑर्बिटल होता है? DXY, DXY, DZX और DXZ। हाँ, और यहाँ पे क्या होता है? DX2, Y2 और DZ2। 5 टाइप का ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे DXY, DYZ एंड DZX। अब ये DZX फिर से टूटता है किसमें? DYZ एंड DZX, और DXY ऊपर चला जाता है। हाँ, DXY की एनर्जी बढ़ जाती है। और ये फिर से EG भी टूटता है किसमें? DZ2 और DX2, Y2। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाती है? DX2, Y2 की। EG टूटता है, ये दोनों ऑर्बिटल टूट के अलग हो जाता है। DZ2 की एनर्जी कम हो जाती है, DX2, Y2 की ज्यादा हो जाती है। तो ये भी टूटता है किसमें? 2 पार्ट में, ये भी 2 पार्ट में। इसमें DXY जो है ऊपर चला जाता है,
और dy z gzx नीचे चला जाता है। तो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होगा, dx स्क्वायर y स्क्वायर में, बिकॉज इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब क्वेश्चन आता है इसमें, कैसे देखो, विच d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। dsp2 मतलब क्या है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा। स्क्वायर प्लेनर में जो खाली ऑर्बिटल होगा, सबसे लास्ट में खाली कौन रहेगा, क्योंकि सबसे लास्ट में यही भरेगा, तो यही खाली रहेगा। हाँ, तो कौन सा खाली रहता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल इज। ऑक्टाहेड्रल में D4 का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछा है हमसे। हाँ, तो देखो इसमें अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ये किसमें टूटेगा, Eg और T2G में, इसी में टूटेगा ना, Eg में और T2G में। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को पुट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। अब बोला है हाई स्पिन, हाई स्पिन है मतलब इसका पेयरिंग नहीं करना, एक को ऊपर भेज देना है, तो ये हाई स्पिन हो गया। अब इसकी जो है एनर्जी निकालनी, तो इसकी एनर्जी हमको पता है T2G की कितनी होती है, -2/5 डेल्टा O। कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 3 × 3, और इसका कितना है 3/5 × 1, यही आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.6, 0.6, और इसकी कितनी आएगी -0.4 × 3, कितना आ जाएगा -1.2। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी -1.2 प्लस 0.6, ओवरऑल कितना आ जाएगा -0.6। ओवरऑल एनर्जी इज -0.6। कौन सा आंसर आएगा, आंसर विल बी सेकंड आंसर। ओके, तो यही था सीएफटी। सीएफटी इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सीएफटी में बस एक ही काम करना है, किसमें क्या करना, वो जो वीवीटी में 5 ऑर्बिटल था उसको तोड़ देना है 2 पार्ट में, Eg और T2G में। बेस्ट में किसमें लगाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वीवीटी लगाओ, सीएफटी मत लगाओ। फिर भी कुछ पूछेगा कहां से जो थोड़ा बहुत पूछ सकता है, वो मैंने बता दिया। ओके, यही था वीवीटी और सीएफटी। इसके टॉपिक हम देखते हैं आइसोमेरिज्म। हाँ, इस चैप्टर में 4 जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे चैप्टर में सबसे अगर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठा करके लाए तो कौन सा है, पहला है आईपीएससी नोमेनक्लेचर, जहां से क्वेश्चन भर के आते हैं। दूसरा है बीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा है सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और चौथा ये है आइसोमेरिज्म। फोर्थ वन इज आइसोमेरिज्म। यहाँ से इन चारों टॉपिक से ज्यादा एग्जामिनर जो है टच करता है क्वेश्चन को। तो चलिए आज देखते हैं, आज जो है हम आइसोमेरिज्म खेलेंगे। तो चलिए आइसोमेरिज्म के साथ खेलते हैं। क्या होता है आइसोमेरिज्म, a compound which have same molecular formula but different properties due to structural or orientation are known as isomerism. Compound which have same molecular formula but different properties due to structure or orientation are known as isomerism। अब देखो, आइसोमेरिज्म होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, तभी हम उसको आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट हो सकता है या ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है, इसकी वजह से कुछ उसकी प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट आती है, ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, और इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ डिफरेंट आएगा। तो चलिए देखते हैं आइसोमेरिज्म। जनरली आइसोमेरिज्म को यहाँ पे जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है हमारा क्या, फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। सेकेंड कौन सा है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। हाँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन isomerism, and second one is known as hydrated isomerism, hydrated
हाइड्रेट को ही क्या क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेट, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, linkage isomerism, and fourth one is coordination isomerism, coordination isomerism। हाँ, अब स्टेरियो आइसोमेरिज्म को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज नॉन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट वन इज नॉन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, and second one is known as optical isomerism, optical isomerism। पूरे आइसोमेरिज्म में बस हम इसको ही पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। शुरू से पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखेंगे, उसके बाद स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो चलिए हम जो है पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखते हैं। क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? नाम से ही पता चलता है कि आइसोमेरिज्म होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल है मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कंपाउंड which have same molecular formula, same molecular formula but different structural formula, structural formula are known as structural isomerism, structural isomerism। ओके, चलिए अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्दर अभी हमने देखा था कितना टाइप है, 4 टाइप। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? इसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें अलग अलग पार्ट है, कितने हैं? 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता चलता है कि आयनाइजेशन मतलब आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। या ऐसे हम लिख सकते हैं कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट गिव डिफरेंट आयन इन एक्वस मीडियम। क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन? compound which have same molecular formula but give different ion in aqueous medium। एक्वस मीडियम मतलब वाटर के अंदर जो है वो डिफरेंट आयन देगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम, अगर हम मान ले CONH3 होल 5 Br और बाहर में SO4, और दूसरा इसका जो है हम आइसोमेरिज्म बनाएंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या होगा? CONH3 होल 5 और SO4 अंदर में और बाहर में क्या आ जाएगा? Br। हाँ, तो इस केस में देखो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बिकॉज ये जो है एक्वस मीडियम मतलब वाटर, अगर इसमें जो है वाटर के अंदर इसको ऐड करेंगे ये डिफरेंट आयन देगा। कौन देगा? SO4-2 सॉरी सल्फेट आयन देगा। और ये ब्रोमाइड आयन, यहाँ पे ब्रोमीन का टेस्ट नहीं देगा बिकॉज ब्रोमीन प्रेजेंट इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एज वी हैव ऑलरेडी नो दैट ओनली द आयनाइजेशन sphere will show the test and coordination sphere does not give their test। तो यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर में कौन प्रेजेंट है? सल्फेट, इसलिए सल्फेट ही अपना टेस्ट देगा। अगर मान के चलो इसमें हमने मिला दिया कि एक्वस मीडियम में हमने अगर इसको टेस्ट करना है तो क्या मिलाएंगे? इसमें हमने BaCl2 मिला दिया, BaCl2 मिला दिया, तो BaCl2 से जो है यहाँ पे क्या दे देगा? BaSO4 मतलब ये व्हाइट पीपीटी देगा। हाँ, कैसा रहेगा? व्हाइट पीपीटी जैसे आएगा मतलब सल्फेट कंफर्म कि सल्फेट जो है आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। हाँ, लेकिन इसके केस में अगर हम एक्वस मीडियम में मिलाएंगे, एक्वस मीडियम मतलब वाटर के अंदर हमने क्या मिला दिया? BaCl2, तो व्हाइट नहीं आएगा, व्हाइट पीपीटी नहीं आएगा, मतलब सल्फेट इज एब्सेंट इन आयनाइजेशन स्फीयर। लेकिन यहाँ पे अगर हम जो है कौन सा आयन देंगे? AgNO2 यहाँ पे मिला देंगे, AgNO2, यहाँ पे क्या बन जाएगा? AgBr, क्योंकि यहाँ पे Br जो है आयनाइजेशन स्फीयर में है, तो Br वाला टेस्ट देगा, ये येलो कलर का हो जाएगा।
येलो कलर। हाँ, तो इस केस में देखो ये दो कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक कोबाल्ट वन कोबाल्ट, 5NH3 5NH3, 1Br 1Br, 1SO4 1SO4, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयन। ये क्या दे रहा है, सल्फेट आयन, ये क्या दे रखा है, ब्रोमीन आयन। आयनाइजेशन स्फीयर में डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट है, ये भी कह सकते हैं। हाँ, तो उसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसको कहेंगे, जो डिफरेंट आयन दे एक्वस मीडियम में। ओके, चलिए नेक्स्ट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात देखते हैं। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसको क्या क्या होता है, हाइड्रेटेड या सॉल्वेट, कि व्हेन वाटर, व्हेन H2O, वाटर लिख सकते हैं, H2O बिहेव एज, व्हेन डिफरेंट नंबर ऑफ H2O behave as ligand, behave as ligand। अगर H2O का मॉलिक्यूल डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक है CONH3 होल थ्राइस और H2O, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, COH2O होल 6 और Cl3। हाँ, फर्स्ट ये है। अब इसका अगर हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाएंगे, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म बनाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देंगे, एक Cl अंदर कर देंगे, क्या बन जाएगा, COH2O होल 5 Cl और 2 Cl अभी भी बाहर रहेगा एंड 1 H2O बाहर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट अगर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, COH2O होल 4 Cl2 एंड ClH2O। हाँ, और भी बना सकते हैं। तो ये देखो, इन तीनों में अगर हम देखते हैं तो देखो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, इसमें एक कोबाल्ट 5 वाटर और 3 Cl है, इसमें भी एक कोबाल्ट 6 वाटर है, 6 वाटर एंड 3 क्लोरीन है, इसमें भी 1 कोबाल्ट 4 और 2 6 4 और यहाँ पे 2 वाटर का मॉलिक्यूल 2 आ जाएगा। हाँ, 2 6 वाटर और 3 Cl है, तो सारे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बट यहाँ पे देखो वाटर के एज ए लिगेंड कितना है, 6 है, 6 वाटर लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे कितना वाटर लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, 5। यहाँ पे कितना वाटर लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, 4। इसलिए अगर डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर बिहेव है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है किसकी तरह, लिगेंड की तरह, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिहेव एज लिगेंड आर नोन एज हाइड्रेटेड या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म होता क्यों होता है, अराइज ड्यू टू एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, एज वी नो एम्बीडेंटेड लिगेंड हमने पहले पढ़ चुका है, द लिगेंड व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट मोर देन वन साइड बट डोनेट ओनली वन। अगर दो साइड से उसको जो है डोनेट करने की टेंडेंसी है लेकिन एक ही साइड से डोनेट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब इसमें एम्बीडेंट लिंकेज आइसोमेरिज्म वो कैसे शो करेगा, अगर दो साइड से टेंडेंसी है डोनेट करने का, एक बार एक साइड से डोनेट करेगा, दूसरी बार दूसरे साइड से, इसको हम क्या बोल देंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये दे रखा है FeNH3 होल 6 और यहाँ पे NO2 दे रखा है, यहाँ पे 5 NH3 होल 5 Na2 और बाहर में Cl2। हाँ, अभी देखो इस केस में NO2 एज एम्बीडेंटेड लिगेंड बिहेव करता है। यहाँ पे NO2 है, मतलब क्या कि नाइट्रोजन अपना जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है आयरन को, लेकिन इसी का जो है हम अगर एम्बीडेंटेड, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी, अभी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, लेकिन अगर हम इसी का जो है दूसरा स्ट्रक्चर बनाए NH3 होल 5 ONO का मतलब इस बार ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है अपना लोन पेयर, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, बोथ आर लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म किसकी वजह से आता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड की वजह से। क्या इसको क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर, ओके।
हाँ, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म समझ में आया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल FeCl5 और SCN कर देंगे यहाँ पे। और दूसरा जो है हम इसका ले लेंगे क्या, K4FeCl5 और यहाँ पे NCS कर देंगे, NCS। यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, सल्फर, यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन। ओके, तो ये दो एग्जांपल हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म का। क्लियर। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म के बाद लास्ट अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट देखते हैं तो कौन सा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब आता है, व्हेन कॉम्प्लेक्स एक्ट एज बोथ एनाइन एंड केटाइन, व्हेन बोथ केटाइन एंड एनाइन आर कॉम्प्लेक्स, व्हेन बोथ केटाइन एंड एनाइन आर कॉम्प्लेक्स। अगर बोथ कॉम्प्लेक्स, केटाइन और एनाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो क्या शो करेगा वो, देन दे शो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है ये शो करेगा तो कैसे करेगा, देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, फर्स्ट केस क्या है कि इफ मेटल आर सेम लिगेंड आर डिफरेंट। फर्स्ट केस इज इफ मेटल इज सेम एंड लिगेंड आर डिफरेंट, लिगेंड डिफरेंट। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, एग्जांपल इज ZnNH3 होल 4 और ZnCl4, ये है। अब मेटल जो है सेम है, लिगेंड डिफरेंट है, इस केस में क्या होगा, ओनली लिगेंड इंटरचेंज, लिगेंड इंटरचेंज, लिगेंड इंटरचेंज होगा ओनली, क्योंकि मेटल सेम है, मेटल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो एक लिगेंड यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले आए, यहाँ से उठा करके वहां पे दे देंगे, तो इसका नेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा, ZnNH3 होल थ्राइस और Cl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnNH3Cl3, दूसरा ये बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हाँ, क्योंकि इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो एक कॉम्प्लेक्स केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन की वजह से आता है। क्या इसका एक और बनेगा, एक और हम जो है ये बना करके देखते हैं, ZnNH3 होल ट्वाइस Cl2 और ये ZnNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये भी आपस में क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएगा ये, बिकॉज इस केस में चार्ज दोनों पे कितना आ जाएगा, 0, एक पे केटाइन एक पे एनाइन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी Cl2 है तो Zn+2 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी Zn+2 Cl2 0 आ जाएगा, तो ये वाला नहीं कहलाएगा। हाँ, ओनली ये दोनों आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हाँ, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म, अगर डिफरेंट क्या है, मेटल सेम डिफरेंट लिगेंड है, नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू हाफ ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के हाफ हो जाता है। कब हाफ होगा कोऑर्डिनेशन नंबर के हाफ, आइसोमेरिज्म नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर के हाफ कब होगा, व्हेन मेटल इज सेम लिगेंड इज डिफरेंट, उसके केस में आएगा। ओके, तो चलिए अब जो है दूसरा इसका केस अगर हम देखेंगे, दूसरा केस इसका क्या है, इफ both metal and ligand are different, अगर मेटल और लिगेंड दोनों डिफरेंट है उसके केस में नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कितना बनेगा, नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना रहेगा उतना ही नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म बनेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो, अभी यही ले लेते हैं ZnNH3 होल 4 और इस बार मेटल भी अलग करना है, CuCl4, मेटल एंड लिगेंड दोनों अलग कर दिया हमने। इस बार क्या हो सकता है, देखो इस बार क्या हो सकता है, हम मेटल का भी एक्सचेंज कर सकते हैं, लिगेंड का भी एक्सचेंज कर सकते हैं। हाँ, तो एक बार हम जो है इसका
मेटल का एक्सचेंज करेंगे तो सॉरी लिगेंड का एक्सचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा ZnNH3 होल थ्राइस, ZnNH3 होल थ्राइस, Cl यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा CuNH3Cl3। हाँ, ये एक बन जाएगा। हाँ, दूसरा क्या है कि इसमें जो है अभी तो दो ही बना, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है 4, तो 4 बनना चाहिए ना। तो इसमें जो हम एक बार क्या कर देंगे, मेटल का भी एक्सचेंज कर देंगे। मेटल का एक्सचेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा CuNH3 होल 4 और इधर क्या आ जाएगा ZnCl4। इसमें भी अपन मेटल का एक्सचेंज कर सकते हैं, इसमें भी मेटल का एक्सचेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा CuNH3 होल थ्राइस Cl और ये क्या बन जाएगा ZnNH3Cl3। ये बन जाएगा। हाँ, तो ये कितना बन गया टोटल 1 2 3 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, नंबर ऑफ आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर के ही बराबर होगा। ओके, तो ये हमारा था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। क्या होता है हमारा स्टीरियो आइसोमरिज्म? मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा, बट डिफरेंट इन ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड का ओरिएंटेशन स्पेस में जो होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे स्टीरियो या स्पेस आइसोमरिज्म। ओके, नाउ इसका कितना पार्ट होता है? टोटली 2 पार्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो पहले हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, सब में आइसोमरिज्म जितना भी होगा उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट रिलेटिव पोजीशन लाइक बॉन्ड एंगल डिफरेंट। दो लिगेंड के बीच में जो है रिलेटिव पोजीशन क्या होगा, वो चेंज होगा, अलग होगा, उसको हम क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कभी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है, बिकॉज टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड एंगल कितने पे रहते हैं 109 डिग्री पे। हाँ, 109 डिग्री 28 मिनट। तो क्या होगा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिकॉज रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड रिमेन सेम। इसमें रिलेटिव पोजीशन लिगेंड का सेम रहता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पे एक ए लिगेंड लगा है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। अब हम इस ए को उठा करके यहाँ पे चेंज कर देंगे तो अभी भी इसके बीच में कितना है, ए और ए के बीच में 109 डिग्री, अभी भी कितना है 109 डिग्री, क्योंकि हर बॉन्ड के बीच में जो है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में 109 डिग्री 28 मिनट ही बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एनी केस। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल का, हाँ, तो स्क्वायर मॉलिक्यूलर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी, वन इज टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, अदर इज स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिकॉज रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड चेंज हो जाएगा इस केस में। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में भी सारे स्क्वायर प्लेनर जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो कौन कौन नहीं करेगा? Ma4, मान के चलो अगर 4 लिगेंड है, चारों के चारों लिगेंड सेम है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर 4 में से 3 भी सेम है, एक अलग है, कोई 3 सेम है एक अलग है, तो भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बिकॉज रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगा। मान के चलो चारों सेम है, मान के चलो चारों क्या है, बी है, ऑल 4 आर बी। अगर इस बी को उठा करके यहाँ पे डालोगे तो बी और बी के बीच का बॉन्ड एंगल चेंज होगा? नहीं होगा। अगर मान के चलो 3 सेम कर दो, एक डिफरेंट कर दो, मान के चलो यहाँ पे ए कर दिया, अब इस ए को उठा करके यहाँ पे पुट करते हैं, अभी देखो बी और बी के बीच में, एक बी और बी के बीच में 90 डिग्री, दूसरा बी और बी के बीच में 180 डिग्री, एक 180 डिग्री है बी और बी के बीच में और दो 90 डिग्री है। अगर इसको उठा करके यहाँ पे पुट हम करते हैं, यहाँ पे ए यहाँ पे बी करते हैं, अभी भी जो है एक बी और बी के बीच में 180 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अभी भी सेम ही रहेगा, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो इस केस में अगर चारों लिगेंड सेम है या 3 सेम है तो उस केस में जीआई शो नहीं होगा। इफ 2 डिफरेंट लिगेंड आर प्रेजेंट, Ma2 B2 प्रेजेंट हो या दो सेम हो, दो अलग अलग जो है सेम हो, मान के चलो दो जो है सेम लिगेंड और दूसरा दो सेम लिगेंड हो, उस केस में भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। अगर एक जो है दो सेम हो और दो अलग अलग हो तो उस केस में भी दो होगा, लेकिन ऑल 4 जो है ऑल 4 आर डिफरेंट होगा तो उस केस में 3 होगा। कैसे होगा अब देखते हैं। मान के चलो यहाँ पे बी मान लो, यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे ए, ये क्या है Ma2 B2 का कंडीशन है। अब हमने मान लिया कि ये वाला क्या है सिस, क्यों? क्योंकि ए और ए के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है 90, बी और बी के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है 90।
अब इसको उठा करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ए और ए के बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, बी और बी के बीच का 180 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री को क्या बोलते हैं सिस, 180 को क्या बोलते हैं ट्रांस। तो कितना आइसोमेरिज्म 2 आइसोमेरिज्म मिला। यस। अब मान लो कि चारों अलग अलग कर दें, हाँ चारों अलग अलग कर दें तो कितना होगा 3 होगा। हाँ कैसे होगा 3, यहाँ पे ए बी सी डी। अभी देखो सी, ए और सी के बीच में ट्रांस है, हाँ दूसरा ए को हटा कर सॉरी कितना बनेगा 3 बनेगा। अभी जो है ए और सी के रिस्पेक्ट में ये ट्रांस है, अब सी को यहां से हटा करके बी यहाँ पे रख दो, सी को यहाँ पे, तो ए और बी के रिस्पेक्ट में भी ये ट्रांस है, और बी को हटा करके यहाँ पे डी रख दो, तो एक बार डी की वजह से भी ये ट्रांस आएगा। तो टोटल ए बी सी डी में अलग चारों लिगेंड अगर डिफरेंट है तो कितना जीआई शो करेगा 3, अगर दो सेम है तो कितना शो करेगा 2 इन स्क्वायर प्लेनर। इन टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कोई नहीं शो करेगा जीआई, कोई भी अलग हो सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीआई शो नहीं होगा टेट्राहेड्रल में। अब एग्जांपल से समझते हैं ये क्या है स्क्वायर प्लेनर का, क्योंकि हमने बताया था कि ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ पीटी एंड पीडी आर इनर एंड स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा। अब इस स्क्वायर प्लेनर को हम जो है यहाँ पे अरेंज करते हैं, दिस इज पीटी। तो इसका जो है दो पॉसिबिलिटी है पीटी का, अब मान लो कि दोनों NH3 सेम साइड है, NH3 NH3 और यहाँ पे Cl Cl, और यहाँ पे एक NH3 यहाँ पे है दूसरा NH3 यहाँ पे, और एक Cl यहाँ पे दूसरा Cl यहाँ पे। तो इसमें देखो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, ये कैसा होगा सिस, और ये कैसा होगा ट्रांस, ये कैसा होगा ट्रांस। दिस इज सिस प्लेटिन यूज्ड एज एंटी कैंसर, एंटी कैंसर में यूज होता है, बट इसका यूज नहीं होता, ये जहरीला होता है। हाँ एंटी कैंसर ये बिहेव नहीं करेगा, कौन ओनली कौन बिहेव करता है एंटी कैंसर की तरह, सिस प्लेटिन। दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। हाँ Ma2B2 के टाइप का है क्योंकि दो लिगेंड सेम, किस टाइप का है Ma2B2 टाइप का। ओके नेक्स्ट अगर देखते हैं ये क्या है Ma2BC टाइप का है, Ma2BC। तो इस केस में भी देखेंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे पीटी और दूसरा पीटी। हाँ तो NH3 दो सेम है, NH3 और NH3। हाँ तो ये क्या बन जाएगा सिस, एक Cl यहाँ पे Br यहाँ पे, तो ये क्या बन गया दिस इज सिस, क्योंकि दो NH3 सेम है। अब एक NH3 को इधर ले आए, दूसरा NH3 को इस साइड ले आए, हाँ और इधर Cl इधर Br। अब इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया ट्रांस, NH3 के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांस एंड इट इज सिस। तो ABC में भी कितना आइसोमेरिज्म बनेगा 2, हाँ सिस एंड ट्रांस, और इसमें भी कितना बनेगा 2, कितना सिस एंड ट्रांस। ओके नेक्स्ट अगर हम देखें अगर MABCD टाइप है, MABCD टाइप मतलब कोई भी हम ले लेते हैं मॉलिक्यूल PT NH3 H2O Cl एंड Br ये ले लेते हैं। इस केस में देखो कितना बनेगा 3 बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 3 स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे PT है, PT और PT। अब देखो ये NH3 को यहाँ पे फिक्स कर लो। अब यहाँ पे मान के चलो क्या है H2O और यहाँ पे क्या है Cl, यहाँ पे क्या है Br। अगर हम Cl के रिस्पेक्ट में देखेंगे तब ये ट्रांस है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, इस वाले पोजीशन को बस चेंज करते रहो, बाकी को रहने दो सिर्फ। हाँ यहाँ पे NH3 रख देंगे और यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक एक्सचेंज कर देंगे, वाटर एक्सचेंज कर देंगे, वाटर यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे NH3 एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे Br ले आएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br और यहाँ पे Cl, सॉरी यहाँ पे H2O कर दो, यहाँ पे Cl कर दो। हाँ तो ये ऑल 3 पॉसिबिलिटीज है इसमें। हाँ तो कितना आइसोमर इसमें बनेगा 3 आइसोमर MABCD टाइप में। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें देखो PTCl4 मतलब Ma4 टाइप का क्या, Ma4 टाइप का। अभी हमने बताया था Ma4 टाइप का जो है आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, हमें बताया था Ma4 टाइप का
आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, Ma3B का भी नहीं करेगा, Ma3 का भी नहीं करेगा, ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो Ma4 Ma3B ये सब शो नहीं करेगा, तो ये वाला शो नहीं करेगा। देखो Ma3B के टाइप में आ गया, C2H पर इथाइलिन है, ये सिंगल एक लिगेंड है, ये भी शो नहीं करेगा। इसमें भी देखो ये वाला लिगेंड जो है Ma3 के टाइप का आ गया, ये भी नहीं करेगा। दिस इज Ma2B2, दो लिगेंड सेम, ये दो लिगेंड सेम, Ma2B2 करता है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? 4। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ PT NH3CN होल टू एस। इसमें टोटल पूछा है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल पूछेगा, इसमें कितना आएगा? 2, क्योंकि ये Ma2B2 टाइप का है। लेकिन सिर्फ ज्योमेट्रिकल नहीं पूछा, पूछा टोटल नंबर, तो स्ट्रक्चरल भी अपने को चेक करना पड़ेगा। तो देखो स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये क्या है? दिस इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड है, पहले तो इसका 2 होगा, इसका 2 होगा, क्यों? एक सिस एक ट्रांस। हाँ, लेकिन ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, PT NH3 लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा? NC होल टू एस, NC होल टू एस, और इसका भी कितना होगा? 2, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। और एक पॉसिबिलिटी है, देखो एक CN को ऐसे रह दे तो दूसरे को NC कर दो, तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है? PT NH3 होल टू एस CN और NC। हाँ, इसमें भी कितना होगा टोटल आइसोमेरिज्म? 2, तो टोटल 2 इसमें, क्योंकि एक सिस एक ट्रांस, इसमें भी एक सिस एक ट्रांस, इसमें भी एक सिस एक ट्रांस, तो टोटल 2 2 2 टोटल 6 हो जाएगा। आंसर विल बी 4। अगर इसी में पूछता, इसी क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना है, तो 2 होगा। हाँ, चलो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। मान लो हमने इसको कर दिया, नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 और 2 के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और 1 और 4 के बीच में भी कितना है? 90 डिग्री। और 4 और 3 के बीच में भी कितना है? 90। 2 और 3 के बीच में भी कितना है? 90। 5 और 2 के भी बीच में 90। 5 और 1 के भी बीच में 90। 5 3 5 4 6 3 6 4, इन सब के बीच में 90 डिग्री है। तो जिसमें भी 90 डिग्री होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा? सिस की तरह। तो ट्रांस कौन से बिहेव करेगा? जिसके जिसके बीच में 180 डिग्री होगा। किसके किसमें बीच में 180 डिग्री? इन दोनों के बीच में देखो 180 डिग्री है, तो 5 और 6 वाला कैसा बिहेव करेगा? ट्रांस। और देखो 2 और 4 के बीच में भी 180 डिग्री है, 2 एंड 4 भी ट्रांस। 1 एंड 3 के बीच में भी 180 डिग्री है, 1 एंड 3, ये सब किस तरह से बिहेव करेगा? ट्रांस की तरह। दिस विल बी ट्रांस इन ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। ओके, और ये सब के सब कैसा बिहेव करेगा? 6 की तरह। नाउ अब इसमें क्या होता है, कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? तो Ma6, अगर सारे 6 के 6 जो है लिगेंड सेम हो गया, तो वो किसकी तरह बिहेव नहीं करेगा? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर 5 सेम है, एक डिफरेंट है, वो भी जो है GI शो नहीं करेगा। तो एक्सेप्ट Ma6 Ma5B ऑल ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल शो GI, सारे इसके अलावा जितने भी ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा? GI शो करेगा। अब मान लेते हैं हम स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल को देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन शो नहीं करता है? Ma4 Ma3B और MaB3 ये शो नहीं करता है। और ऑक्टाहेड्रल में Ma6 और Ma5B ये शो नहीं करता है। हाँ, तो ये दोनों GI नहीं करेगा। अब स्क्वायर प्लेनर में Ma2B2 है तो कितना? 2 आइसोमेरिज्म। Ma2BC है तो भी 2 आइसोमेरिज्म। MaBCD है तो 3 आइसोमेरिज्म। लेकिन और इसमें Ma4B2 है या Ma4BC है तो ये भी कितना शो करेगा? 2 आइसोमेरिज्म। लेकिन इसमें सारे ऑल 6 जो है डिफरेंट हो गए, ऑल 6 लिगेंड डिफरेंट हो गए, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना आ जाता है? 15 आता है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 15 आएगा अगर सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट आ गए तो। ओके, चलिए अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि Ma3B3 आ गया। Ma3B3 मतलब 3 लिगेंड सेम, 3 लिगेंड डिफरेंट है, तो उस केस को हम बोलते हैं फेकमर। क्या बोलते हैं? फेसिनल और मेरिडियनल। हाँ, फॉर एग्जांपल मान के चलो CONH3 होल थ्राइस और Cl3 ये आ गया। इसमें टू पॉसिबिलिटी है। इस टाइप से कुछ ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल होता है CO, और दूसरा कैसा होता है? ऐसा होता है। हाँ, अब देखो अगर सारे के सारे सेम एक लाइन से आ गया, मान के चलो ये NH3 है, दूसरा NH3 ये है, तीसरा NH3 ये है। हाँ, और ये Cl 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 है। हाँ,
नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक NH3 यहाँ पे, दूसरा NH3 यहाँ पे और तीसरा NH3 यहाँ पे है, हाँ? और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया Cl, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। तो ये एक दूसरे का क्या आता है फेशियल, यहाँ पे देखोगे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा आएगा, ये फेशियल और ये मेरिडोनल बन जाएगा, हाँ? तो दिस इज फेशियल एंड मेरिडोनल। अगर Ma3B3 है उसी केस में ये शो होगा। हाँ, एक्स्ट्रा एग्जांपल कुछ देखते हैं। तो जितना भी MAB टाइप का है, MAB टाइप का, AB मतलब क्या, बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड AB टाइप का, जैसे ग्लाइक्सिनेट हो, ग्लाइक्सिनेटेड बोले तो एक नाइट्रोजन डोनर होता है, दूसरी साइड ऑक्सीजन डोनर होता है। तो इस केस में भी ये GI शो करेगा। अगर दो सेम है, अगर AA है, AA का मतलब दोनों तरफ डोनेट करने वाला सेम है, मान के चलो इथाइलिन डायमीन दोनों तरफ नाइट्रोजन ही डोनेट करने वाला है, तो Ma2 और A2 है, हाँ? तो इस केस में भी जो है इस केस में भी क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल का बाद में देखेंगे, ओके? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना ही कहानी था, अब हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें हम क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस। अगर कोई आइसोमेरिज्म नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज शो कर रहा है, मतलब वो कैसा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखेंगे, तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ वो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा, और सिर्फ एक कंडीशन में, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव ओनली व्हेन मेटल सराउंडेड बाय ऑल 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, सारे डिफरेंट लिगेंड होगा ना, तभी वो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा, क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर क्वेश्चन आया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो दिस इज द टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, Ma4 करेगा, नहीं, सारे के सारे लिगेंड सेम आ गया, ये नहीं करेगा। इसमें देखो 2 सेम आ गया, ये भी नहीं करेगा। इसमें ये A2 सेम आ गया, ये भी नहीं करेगा। इसमें ऑल 4 आर डिफरेंट, मतलब ये करेगा। तो ऑल 4 इसमें लिगेंड कैसा होना चाहिए, डिफरेंट, ऑल 4 आर डिफरेंट। तो चलो कैसे शो करेगा, देखो मान के चलो ये A है, ये B है, C है, D है। अगर इसके बीच में हम मिरर लगा देंगे तो D का इमेज यहाँ बनेगा, A का इमेज यहाँ बनेगा, C का इमेज यहाँ बनेगा और B का इमेज यहाँ पे बनेगा, ओके? तो अब देखो ये दूसरे का सुपर इम्पोसिबल है, इसको उठा के अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो D किसके B के ऊपर चला जाएगा, तो नॉन सुपर इम्पोसिबल है, लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज है, यस मिरर इमेज है, मतलब ये कैसा शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन इसके अलावा कोई एक चेंज कर देंगे तो नहीं होगा, हाँ? तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल GI शो नहीं करता, OI करता है। ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है ओनली इन केस ऑफ ऑल 4 डिफरेंट लिगेंड। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो मिरर इमेज एक दूसरे का हो जाएगा, मिरर इमेज होगा मतलब ये शो नहीं करेगा, मिरर इमेज होगा और सुपर इम्पोजिबल होगा, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। तो स्क्वायर प्लेनर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, वहां पे ज्योमेट्रिकल में टेट्राहेड्रल GI शो नहीं करता, और स्क्वायर प्लेनर कभी OI शो नहीं करता, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्वेश्चन आएगा GI एंड OI ऑफ PT NH3H2O ClBr रिस्पेक्टिवली आर, GI भी बताना है और OI भी बताना है। तो सबसे बताओ ये PT है, PT का मतलब ये स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। मैंने बताया था ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ PT एंड PTR इनर एंड स्क्वायर प्लेनर, हाँ? तो स्क्वायर प्लेनर होगा, सबसे पहले ये हमको पता चल गया क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर। अब हमसे पूछा है GI एंड OI, तो GI हमने पढ़ा था अभी कि स्क्वायर प्लेनर में अगर सारे A B C D सारे लिगेंड अलग अलग है ना, तीनों अलग अलग लिगेंड है, तो GI कितना प्रेजेंट होगा, 3। एंड OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है स्क्वायर प्लेनर में कितना होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0 होगा। तो जिस भी ऑप्शन में 3,0 होगा वही आंसर आएगा। क्लियर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0, ओके?
अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल हैविंग बाइडेंटेट। अगर बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट का मतलब उसकी डेंसिटी 2 है, तो उस केस में अगर हम देखेंगे, हाँ, तो पहले जो है मोनोडेंटेट का देखते हैं, उसके बाद बाइडेंटेट का देखेंगे, बाइडेंटेट का बाद में है। तो MABCDEF मतलब सारे के सारे अगर डिफरेंट है लिगेंड, सारे लिगेंड अगर डिफरेंट है, ये बाइडेंटेट कैंसिल कर दो अभी, हैविंग पहले मोनोडेंटेट, सारे के सारे 6 जो है डिफरेंट लिगेंड है, तो उस केस में GI अभी हमने देखा था कितना आ रहा था 15, और सारे GI जो है क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब एक GI से एक D बनेगा, दूसरा L। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो एक मिरर इमेज बनेगा एक दूसरे का, तो एक D रहेगा, दूसरा एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा लेबो रोटेटरी। हाँ, तो एक से तो 15 से कितना हो जाएगा, एक से 2 बनता है, तो 15 से कितना हो जाएगा 30, तो टोटल आइसोमेरिज्म कितना रहेगा 30, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कितना रहेगा 30, क्योंकि एक तो वही GI का तो एक ओरिजिनल GI रहेगा, उसका एक मिरर इमेज रहेगा, तो टोटल भी कितना रहेगा 30, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कितना रहेगा 30, और ज्योमेट्रिकल कितना रहेगा 15। हाँ, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल 30 है इसमें 15 GI ही है, 15 जो है उसी 15 का 2 पार्ट है, एक मिरर इमेज एक ओरिजिनल, हाँ, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इसलिए टोटल भी कितना है 30 ही। अब Ma2B2C2 है, तो ये भी GI भी करेगा, OI भी करेगा। अगर बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट कंपाउंड आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मान के चलो ये दे रखा है Ma3 होल थ्राइस, A3 बोले तो दोनों जो है सेम होना चाहिए डोनेटिंग साइड, तो En होल थ्राइस है, En होल थ्राइस में मान के चलो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि बाइडेंटेट है, 3 है, 3 मतलब एक में 2 डेंटिसिटी होता है, तो 3 में 6 हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं इसका, हम अगर ये बनाए तो ये मान के चलो एक यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, एक यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे होगा, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे नाइट्रोजन एक डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे। अब इसी का जो है हम मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिरर इमेज यहाँ पे बना करके देखना क्या बन जाएगा। हाँ, और इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन जाएगा, और इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन जाएगा, और इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन जाएगा। हाँ, तो देखो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन गया, मतलब ये कैसा शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी कैसा रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, अब जो है मान के चलो दो लिगेंड सेम है, दो मतलब कि सेम डेंटिसिटी वाला है, और दो जो है मोनोडेंटेट है, दो बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट में भी कैसा है, बाइडेंटेट में भी सेम डोनेटिंग एटम है। तो इसमें देखो अगर सिस प्रेजेंट है, हाँ, MAA2 और A2, अगर इसमें सिस है तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, अगर ट्रांस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। कैसे, मान के चलो हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में मान के चलो आयरन है, En होल ट्वाइस है, और Cl2 है, यही हो जाएगा इसके एग्जांपल। AA2 का मतलब जो बाइडेंटेट है दोनों का डोनेटिंग साइड सेम होगा, और Cl2 है, तो इसमें जो है अगर सिस रहेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ट्रांस होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्रांस में आ जाएगा। तो चलो इसका हम अगर सिस बना करके देखेंगे तो सिस वाला स्ट्रक्चर कैसा आएगा, सिस वाले में क्या होगा कि सारे में जो है Cl और Cl के बीच में कितना आएगा 90 डिग्री, एक Cl यहाँ पे दूसरा Cl यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ दूसरा नाइट्रोजन यहाँ। अगर इसका मिरर इमेज अपन बनाएंगे तो कैसा रहेगा मिरर इमेज, मिरर इमेज, अब इसका मिरर इमेज यहाँ पे आएगा एन एन, और इसका मिरर इमेज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और एक Cl यहाँ पे दूसरा Cl यहाँ पे, इसका मिरर इमेज यहाँ। तो ये देखो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आ गया, मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। सिस वाला क्या होता है, दिस इज सिस ना, क्योंकि सिस क्यों है, क्योंकि Cl और Cl के बीच में 90 डिग्री है। लेकिन अगर ट्रांस बनाएंगे तो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, बिकॉज चलो इसको लिख लो, मैं जो है इसके ऊपर ट्रांस बना के भी दिखाता हूँ। अगर ट्रांस बनाएंगे हम तो कैसे रहेगा, तो ट्रांस अगर हम बनाए तो यहाँ पे आयरन है, एक Cl ऊपर दूसरा Cl नीचे, और एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, N मतलब NH2, चलो पूरा ही बना देता हूँ, CH2
NH2, हाँ। और दूसरा जो है यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2 रहेगा, NH2 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे भी NH2, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे भी CH2। तो देखो ये वाला जो है एक ही प्लेन में है, इस प्लेन के अगर ऊपर ही हम क्या रख दें, एक मिरर रख दें, तो ये जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस Cl का मिरर इमेज ये आ जाएगा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो ये वाला प्लेन देखो, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट देन ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। ओके, अगर मान के चलो इफ MAABC है, तो उस केस में जो है सिस भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिस कैसे होगा पता चल गया। अब ट्रांस कैसे होगा? AABC का मतलब एक Cl है तो दूसरा Br है। अब देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लेन रखेंगे इसका मिरर इमेज Br आ रहा है, Cl नहीं है, इसलिए इस केस में ट्रांस भी शो करेगा और सिस भी करेगा। इस केस में ओनली सिस करेगा, ट्रांस नहीं करेगा। ओके, तो यहीं तक था अपना आइसोमेरिज्म की कहानी, और कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप दिस तुमको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आसान था, ज्यादा कुछ नहीं, और लेकिन इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट चैप्टर है। और ऑब्वियस सी बात है, क्लास 12 में सिर्फ 2 ही चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का 3 है, ऑर्गेनिक का 5 है। तो ऑब्वियस सी बात है इनऑर्गेनिक को वो इक्वल इंपॉर्टेंस देगा जितना फिजिकल और ऑर्गेनिक को देगा। तो 2 चैप्टर में से भी डी एंड एफ ब्लॉक जो है उतना बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए एग्जामिनर इससे जो है भर भर के क्वेश्चन देता है। इसलिए अच्छे से थोड़ा इस चैप्टर को करो। होप समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।